हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्धे में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 28 है और जो हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की दूसरी क्लास है। पहली क्लास सुप्रीम कोर्ट की हो चुकी है। जिसने भी पहली क्लास ना देखी हो तो पहली क्लास जरूर देखिएगा, उसके बाद दूसरी, या फिर अगर आज आप ये क्लास देख रहे हो तो इसके बाद आप पहली क्लास जरूर देख लेना। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है, भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, किस अधिनियम के तहत हुई। तो 1773 का अधिनियम था आपका, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके तहत 1774 में आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में कब स्थापना हुई, वो सारी चीजें, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है ना, कार्यकारी न्यायाधीश कौन होते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं उनको उनके पद से क्या हटाया जा सकता है, अगर हटाया जा सकता है तो किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना, या फिर आप लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 124 का खंड का, क्या 124 के खंड 124 का खंड 4। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है। उनको उनके पद से हटाने के केवल 2 आधार हैं। कितने आधार हैं? केवल 2 आधार हैं। कौन कौन से? एक तो आपका सिद्ध कदाचार, दूसरा आपका असमर्थता। अब सिद्ध कदाचार क्या होता है? सिद्ध कदाचार यानी कि दुर्व्यवहार, दुरुपयोग, अपने पद का, जब न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है, ये होता है सिद्ध कदाचार। और असमर्थता क्या होती है? जब वो अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हों तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। अब कैसे हटाया जाता है? संसद में बिल लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। क्या है देखो, एक तो आधार है सिद्ध कदाचार, जब कोई न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो, जब कोई न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो तो उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। दूसरा है असमर्थ, जब कोई न्यायाधीश अपने कार्य करने में असमर्थ हो तब। अब देखो प्रस्ताव, प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? प्रस्ताव संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा, किसी भी सदन में पेश कर दिया जाएगा, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। ठीक, इसके बाद जो भी संसद में कुल सदस्यों के उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। कब? जब आपका इनको इनके पद से हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा तो वो प्रस्ताव जो संसद में उपस्थित सदस्य होते हैं और मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उनके 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए हटाने के लिए। अब आप बोलेंगे क्या इस प्रक्रिया को किसी न्यायाधीश पर लागू किया गया? क्या ये प्रक्रिया किसी न्यायाधीश पर हुई है? तो बिल्कुल, सबसे पहले आपके एक न्यायाधीश थे, कौन? वी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश, जिनको उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव तो लाया गया था और प्रस्ताव पास भी हो गया था, है ना। देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश
जिनको उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। कौन न्यायाधीश थे? ये थे आपके वी रामास्वामी। पद हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया था कब? 1991 में। पहले न्यायाधीश थे वी रामास्वामी, इनको हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया 1991 में। और ये इस प्रस्ताव में जो वोटिंग हुई थी 10-11 मई 1993 में संसद में वोटिंग हुई, प्रस्ताव सही पाया गया। क्या? इनके खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया 1991 में 10-11 मई 1993 में वोटिंग होती है और ये प्रस्ताव सही पाया जाता है, लेकिन इन्हें हटाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये प्रस्ताव राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ। भाई, एक सभा में तो पास हो गया, एक सदन में तो पास हो गया, लेकिन दूसरे सदन में पास नहीं हो पाया। जब दूसरे सदन में पास नहीं हो पाया तो फिर कैसे हटा दिया जाता? तो इन्हें इनके पद से नहीं हटाया गया। क्लियर? अब बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ का जो प्रारूप है ना, समझ रहे हैं? शपथ का जो प्रारूप है उसके बारे में, और शपथ कौन दिलाएगा उसके बारे में ये लिखा है अनुच्छेद आपका 124 का खंड 6। 124 के खंड 6 में लिखा है क्या? कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था। न्यायाधीश की शपथ का अनुच्छेद 124 के खंड 6 में है, राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और जो शपथ का प्रारूप है ये अनुसूची 3 में है। किसमें? जो आपके संविधान में 12 अनुसूचियां है ना, तो जो अनुसूची 3 है उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप है इनमें से किसके समान है? आपको दे देगा ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दे देगा कैग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कैग, जो आपके कैग होते हैं सीएजी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन दोनों लोगों की जो शपथ का प्रारूप है वो एक समान है। ये बात आप इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, इनको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वेतन। अब देखिए वेतन कितना है, जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन कितना है और जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन कितना है। किसी पता है? जल्दी से आप लोग कमेंट्स करें। देखो, जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन है 2,80,000, 2,80,000। और जो अन्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन है 2,50,000। ठीक, मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, अन्य न्यायाधीश 2,50,000। और इनका वेतन दिया कहाँ से जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो ये वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। कहाँ से? भारत की संचित निधि से। क्लियर? कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121 में क्या बात है? अनुच्छेद 121 में है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों कोर्टों के जज, उनके कर्तव्यों, निर्णयों एवं व्यवहार को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर हाई कोर्ट के जज हों, उनके जो कर्तव्य होते हैं, जो उन्होंने निर्णय दे दिया है या फिर जैसा उनका व्यवहार है,
इस चीज को लेकर संसद में चर्चा नहीं होगी। आर्टिकल 121 क्लियर। आगे अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 211 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के जो भी निर्णय, व्यवहार और आपके कर्तव्य हैं, इनको लेकर विधानमंडल में चर्चा नहीं होगी। कहाँ? विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के निर्णयों और व्यवहार और इनके कर्तव्यों के लेकर। ठीक है, संसद में चर्चा नहीं होगी, आर्टिकल 121। विधानमंडल में चर्चा नहीं होगी, आर्टिकल 211। क्लियर। आगे क्या है, आर्टिकल 124 के साथ में क्या है, देखो आप लोग पूछेंगे जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, क्या ये रिटायर्ड होने के बाद कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में? तो बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 124 का 7 है, आर्टिकल 124 के खंड 7 में बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। किसी भी कोर्ट, ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अन्य जिला कोर्ट, किसी में भी ये लोग वकालत नहीं कर सकते अगर एक बार रिटायर्ड हो गए हैं तो। क्लियर। आगे हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं उनके बारे में। तो देखो अनुच्छेद है आपका 131। 131 में क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये पॉइंट्स आपसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको आप नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 131 में क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 में क्या है, ये है संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जो भी आपके संवैधानिक मामले होते हैं, कानूनी मामले होते हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अनुच्छेद 132 के तहत। क्लियर। अनुच्छेद 133 में क्या है, अनुच्छेद 133 में क्या है, सिविल मामलों में अपील कर सकते हैं। 132 में संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं और 133 में सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्लियर। अनुच्छेद 143 क्या है, ये तो सभी को पता है, 143 है ना। इसमें क्या है, परामर्श क्षेत्राधिकार। परामर्शी क्षेत्राधिकार यानी कि राष्ट्रपति की सलाह है, इसमें 143 में। क्लियर। आगे क्या है, अनुच्छेद 137 में क्या है, अनुच्छेद 137 में है न्यायिक पुनराविलोकन यानी कि पुनर्विचार। पुनराविलोकन का मतलब क्या होता है, पुनर्विचार। ऐसे केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने निर्णयों को बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने निर्णयों को किस अनुच्छेद में बदल सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 137। ऐसे केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने निर्णयों को बदल सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको कंफर्म हुई, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर कुछ फैक्ट हैं आपके जहां से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बनते हैं, जैसे प्रथम कार्यकारी न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश कौन थे, प्रथम महिला न्यायाधीश, ये सारे फैक्ट है कुछ 2 4 5, उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आइए आप कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश है ना, ये क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप पढ़ लेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आंसर आपको आ रहे हैं तो आप लोग बताइए, और जिनके नहीं आ रहे हैं तो आप लोग इधर देखेंगे। ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, सभी को पता है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से कौन है। तो कौन है, वो है आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन, डी.वाई. चंद्रचूड़ है ना, यही तो है, डी.वाई. चंद्रचूड़। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप सभी को पता है कौन थे, हीरालाल जेकानिया। कौन, हीरालाल जेकानिया। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश। देखो यहां ध्यान से देखो, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश, ये न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी।
एक बात पता है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है। न्यायाधीश हुई है लेकिन मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी महिला नहीं हुई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी आपकी कौन? मीरा साहेब फातिमा बीवी जानते हो, है ना? फातिमा बीवी कब बनी थी? 1989 में। कब? 1989 में। क्लियर? आगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला दलित न्यायाधीश। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्रथम दलित महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी आर भानुमति। कौन? आर भानुमति। ये सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला दलित महिला न्यायाधीश थी। क्लियर? आगे आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल, तो वो न्यायाधीश कौन है आपके? वो है आपके डी वाई चंद्रचूड़ के पिताजी। कौन? वाई डी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। कितने दिन तक? 7 साल। लगभग 8 साल रहा है, 7 साल के ऊपर। ठीक है, और सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है? सबसे कम वो है आपके के एन सिंह। इनका कार्यकाल कितना रहा है? सबसे कम कितना? मात्र 18 दिन। 18 दिन, बस ये 18 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। क्लियर? आगे आपसे पूछेगा भारत के प्रथम न्यायाधीश जो कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और बाद में उपराष्ट्रपति बन गए। प्रथम कार्यकारी बताया था ना, जब न्यायाधीश का पद खाली हो, खाली का मतलब वो देश में ना हो या फिर काम करने में अस्वस्थ हो, तो कार्यकारी न्यायाधीश बनाए जाते हैं ना। तो वो कौन थे आपके? एम हिदायतुल्ला। ये आपके प्रथम कार्यकारी न्यायाधीश रहे हैं। आगे आपसे है भारत में वो न्यायाधीश जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। ये मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं ना। भारत में वो मुख्य न्यायाधीश लिख लिया जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। तो कौन कौन थे आपके? एक तो हीरालाल जेकानिया ही थे, जो आपके प्रथम न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। और दूसरे थे आपके शुभ्स याची। इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ये कुछ फैक्ट है, इनको आप याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है। सबसे लंबा कार्यकाल किस न्यायाधीश का था, सबसे कम कार्यकाल किस न्यायाधीश का था। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेंगे। साथियों, आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर चल रहा था कंप्लीट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 क्लासें हुई है, ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास जिसने भी ना देखी हो तो आप लोग देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी पहली क्लास भी। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्लास यदि पसंद आती है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन क्लासों के नोट्स आप अपने हाथों से जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब आपका एग्जाम नजदीक होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही मदद करते हैं। ना कोई वीडियो आप इतनी बड़ी बड़ी देखेंगे और ना ही आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे। एग्जाम के टाइम जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल चीज होती है वो होते हैं आपके नोट्स। इसलिए आपको अपने हाथों से नोट्स जरूर बनाने हैं हर क्लास के। ठीक है,
तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।